वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। फिलॉसफी में आज का टॉपिक है श्री अरविंद और राधा कृष्णन ने का दार्शनिक चिंतन क्या है और शैक्षिक चिंतन क्या है, उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्री अरविंद के जीवन परिचय के बारे में। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त को हुआ था 1872 को। ये कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ और इनके पिता श्री कृष्ण घन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो श्री अरविंद के जो पिता थे वो कलकत्ता के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, श्री कृष्ण घन घोष इनका नाम था, और पाश्चात्य संस्कृत के ये प्रशंसक भी थे। इनके घर में नौकर तक अंग्रेजी भाषा में बोलते थे, तो इनका घर एक उच्च कोटि का घर था और उनके घर में सभी नौकर जो थे वो भी अंग्रेजी भाषा में बोलते थे। परंतु डॉक्टर साहब थे बड़े दयालु प्रवृत्ति के। ऐसे परिवार में श्री अरविंद का लालन पालन हुआ था। तो इनके पिता डॉक्टर बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और इस ऐसे घर में जो है अरविंद जी का लालन पालन हुआ था। श्री अरविंद की शिक्षा का आरंभ 1877 में दार्जिलिंग के लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था। तो श्री अरविंद की शिक्षा प्रारंभ कहाँ से हुई थी? दार्जिलिंग से एक लॉरेंट कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ से 1877 में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और यह उस समय का माना हुआ इंग्लिश स्कूल था। तो 1877 उस शताब्दी का ये स्कूल जो है माना जाना स्कूल था। 2 वर्ष के बाद 1869 में इन्हें इनके 2 भाइयों और बहन के साथ आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो इस 2 वर्षों के बाद इन्हें जो है इंग्लैंड भेज दिया गया आगे की शिक्षा के लिए। इंग्लैंड में श्री अरविंद की शिक्षा का भार ड्रीविड दंपति पर छोड़ा गया था और इनसे श्री अरविंद ने लैटिन भाषा सीखी थी। 1885 में इन्हें लंदन के सेंट पाल स्कूल में भर्ती कराया गया था। तो फिर 1885 में इनका जो दाखिला हुआ था वो लंदन के एक सेंट पाल स्कूल था, उसमें इनकी भर्ती हुई थी। भारत लौटने पर श्री अरविंद ने सर्वप्रथम तत्कालीन बड़ौदा राज्य में प्रशासनिक पद पर कार्य किया था और इसके बाद ये बड़ौदा राज्य के ही स्टेट कॉलेज बड़ौदा में फ्रेंच भाषा के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए थे। कुछ समय बाद इन्हें यहाँ अंग्रेजी भाषा का भी प्राध्यापक बना दिया गया था। तो ये फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक थे सेंट कॉलेज बड़ौदा में। सर्वप्रथम इन्होंने 1906 में कलकत्ता के राष्ट्रीय विद्यालय नेशनल कॉलेज में ये प्राचार्य के पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। उसके बाद यह उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र भी था। ये जो कॉलेज था राष्ट्रीय विद्यालय, ये राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र भी था। इसी के साथ इन्होंने उस समय के क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम का संपादन किया था। तो इसी समय इन्होंने क्रांतिकारी समाचार पत्र था एक वंदे मातरम, उसका भी संपादन किया और 1907 में एक क्रांतिकारी लेख लिखने के कारण इन्हें जेल भेज दिया गया था। तो इन्होंने एक क्रांतिकारी लेख लिखा था जिसके कारण इन्हें 1907 में जेल भेज दिया गया था, परंतु कुछ ही माह बाद छोड़ दिया गया था और कुछ समय बाद इनको जेल से छोड़ दिया गया था। अब श्री अरविंद घंटों तक ध्यान योग साधना में मग्न रहने लगे थे और उनका यह मकान ध्यान योग का केंद्र बन गया था। तो श्री अरविंद योग साधना भी करते थे, इसलिए उनका मकान जो है ध्यान योग का केंद्र बन गया था। इसके बाद 29 मार्च 1914 को एक फ्रांसीसी महिला मीरा रिचार्ड ने श्री अरविंद से भेंट की। तो इनको 1914 में एक फ्रांसीसी महिला मिली जिसका नाम था मीरा रिचार्ड और इनकी योग साधना से वो बहुत प्रभावित हुई थी।
उन्होंने इस केंद्र के विकास के लिए खुले हाथों से दान देना शुरू किया। तो उन्होंने उस केंद्र के विकास के लिए दान देना स्टार्ट किया था। 15 अगस्त 1914 से श्री अरविंद ने यहाँ से एक दार्शनिक पत्रिका आर्य का प्रकाशन शुरू कर दिया था। तो 15 अगस्त 1914 में श्री अरविंद ने एक दार्शनिक पत्रिका निकाली जिसका नाम आर्य था, उसका प्रकाशन किया इन्होंने, और इसके माध्यम से अपने दार्शनिक विचारों को सामान्य व्यक्तियों तक वो पहुंचाना शुरू कर दिए थे। इससे श्री अरविंद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इससे जो है उनका प्रचार प्रसार हो गया था। अब देखेंगे कि श्री अरविंद का दार्शनिक चिंतन क्या है, उनके दार्शनिक के बारे में उनका क्या विचार रहा है। तो उन्होंने योग साधना की थी, इसीलिए अरविंद सर्वांग योग दर्शन की तत्व मीमांसा, तो इनकी तत्व मीमांसा क्या थी इसके बारे में जानेंगे। श्री अरविंद के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर होता है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर इस जगत का निर्माण किस प्रकार से करता है। तो इसकी व्याख्या के लिए श्री अरविंद ने विकास सिद्धांत के आधार पर की है, और इनके अनुसार विकास की दो दिशाएं होती हैं। पहली दिशा है अवरोहण, दूसरी दिशा है आरोहण। तो ये दो दिशाएं होती हैं विकास के लिए। अब देखते हैं कि श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के बारे में क्या विचार थे। तो श्री अरविंद के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों में मूल तत्व ब्रह्म ही है। उन्होंने बताया है कि भौतिक और आध्यात्मिक ये दो तत्व में अगर मूल तत्व हम देखें तो उसमें ब्रह्म ही हमारा मूल तत्व होता है। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। तो उनका कहना था श्री अरविंद का कि भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व में अगर हम भेद करना चाहें तो इसमें हमें ये जानना जरूरी होता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। प्रयोग की दृष्टि से इन्होंने ज्ञान को दो भागों में बांटा है। पहला इनका भाग था द्रव्य ज्ञान और दूसरा भाग था आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान को इन्होंने जगत ज्ञान से बताया है। द्रव्य ज्ञान को ये साधारण ज्ञान मानते थे और आत्मज्ञान जो था वो उच्च ज्ञान था। तो इन्होंने दो तरह से कैटेगराइज किया था ज्ञान को। पहला द्रव्य ज्ञान जो निम्न कोटि का ज्ञान था या जगत ज्ञान था, और दूसरा ज्ञान आत्मज्ञान था जो उच्च कोटि का ज्ञान था। अब श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा क्या थी ये जानेंगे। तो इसके लिए इन्होंने आरोहण के 7 सोपान बताए थे। 7 सोपान में इन्होंने शामिल किया था द्रव्य को, प्राण को, मानस को, अतिमानस को, आनंद को, चित्त को और सत को। तो ये ऐसे 7 सोपान थे इनके अनुसार मनुष्य जन्म से ही द्रव्य, प्राण, मानस के सोपान को पार कर चुका होता है। तो मनुष्य का जब जन्म होता है तब वह 3 सोपान को पार कर लेता है, जिनमें द्रव्य, प्राण और मानस सोपान आते हैं। और जन्म के बाद उसे अतिमानस की स्थिति को प्राप्त कर आनंद, चित्त और सत की प्राप्ति करनी होती है। तो जन्म के बाद वह अतिमानस सोपान में आता है और जिसके द्वारा वह आनंद, चित्त और सत सोपान की प्राप्ति करता है। अब हम देखेंगे कि श्री अरविंद के शैक्षिक चिंतन का क्या विचार था। तो इन्होंने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की है। इन्होंने शिक्षा को एक राष्ट्रीय योजना के रूप में प्रस्तुत किया है। इनके शिक्षा संबंधी ये विचार मुख्य रूप से इनकी 2 पुस्तकों में दिखाए गए हैं। पहली इनकी पुस्तक थी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने फर्स्ट इनकी पुस्तक थी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अपने शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत किया है, और ऑन एजुकेशन दूसरी पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इनके शिक्षा का क्या संप्रत्यय था इनके लिए वो जानेंगे। इनके शब्दों में शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। तो शिक्षा के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क और उसकी आत्मा की शक्तियों का निर्माण किया जाता है। उसमें ज्ञान, चरित्र, संस्कृति को जागृत किया जाता है।
तो शिक्षा ही ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य में ज्ञान और उसके चरित्र और उसकी संस्कृति को जागृत किया जा सकता है। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या थे इनके लिए? तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य का भौतिक विकास होता है, तो भौतिक विकास के इन्होंने कुछ उद्देश्य बताए। फिर प्राणिक विकास होता है शिक्षा के द्वारा। तीसरा है मानसिक विकास होता है, मनुष्य की भाषा में विकास होता है, उसके चिंतन में विकास होता है, तो ये सारे मानसिक विकास में आ जाएंगे। चौथा था अंतरात्मिक विकास होता है शिक्षा के द्वारा मनुष्य में, तो ये चौथा विकास का उद्देश्य था इनमें। अब शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या बताई है श्री अरविंद ने? तो इन्होंने कुछ भौतिक विषय को शामिल किए थे, भौतिक क्रियाओं को शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्होंने शामिल किया, आध्यात्मिक विषय को शामिल किया और आध्यात्मिक क्रियाओं को शामिल किया था। फिर शिक्षा के लिए इन्होंने विधियां क्या बताई? तो श्री अरविंद विकास सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनके अनुसार विकास के 7 सोपान होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया पहले कि द्रव्य प्राण और मानस सिद्धांत सोपान जो था वो जन्म से पहले ही प्राप्त हो जाता है मनुष्य को। फिर वो अतिमानस में आता है जब उसका जन्म होता है। अतिमानस के बाद वो आनंद चित और सत सोपान की प्राप्ति करता है अपने जीवन में। अनुशासन के बारे में क्या कहना था इनका? तो अनुशासन का संबंध ये भावना से जोड़ते हैं। इनका कहना था अनुशासन का सीधा संबंध होता है मनुष्य की भावना से। इस भावना का संबंध नैतिकता से है, तो भावना मनुष्य की नैतिकता से कनेक्ट होती है कि मनुष्य कितना नैतिक है, उसके क्या विचार हैं। तो इससे उन्होंने बताया कि अनुशासन का संबंध है। इनके अनुसार जो है प्रत्येक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने बच्चों के मन में ऐसी भावना भरे कि वे अच्छाई की ओर अग्रसर हों। तो शिक्षक के द्वारा बच्चों को ऐसी जो है शिक्षा देनी चाहिए कि उनमें अच्छाइयों की ओर वह अग्रसर हो सके, उनमें नैतिकता का पालन करने की इच्छा आ सके और वह अपने अध्ययन की ओर जो है एकाग्र हो सकें, अध्ययन में उनके प्रेरणा मिल सके। इसके बाद शिक्षक के बारे में उनका क्या विचार था? तो श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का स्थान बच्चे के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, एक सहायक के रूप में होता है। तो बच्चे के लिए उसका शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है कि उसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सलाह उसके शिक्षक के द्वारा दी जाती है। इस तरह से शिक्षक उसके लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। शिक्षार्थी के बारे में इनका क्या विचार था? तो शिक्षार्थी को ये जो है शिक्षा का केंद्र मानते थे। इनके अनुसार प्रत्येक बालक में कुछ सामान्य शक्तियां होती हैं और कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। वो जो है प्रतिभाओं के साथ ही जन्म लेता है। इसलिए श्री अरविंद का मानना था शिक्षार्थी शिक्षा के लिए जो है केंद्र है। विद्यालय के बारे में इनका क्या विचार था? तो श्री अरविंद के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को बच्चों के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए सहायक होना चाहिए। तो विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए उनका भौतिक विकास करे और साथ ही साथ उनमें आध्यात्मिक विकास भी हो। यहाँ से श्री अरविंद का शैक्षिक और दार्शनिक विचार खत्म होता है। अब हम बात करेंगे राधा कृष्णन के शैक्षणिक विकास के बारे में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से लेकर 1975 तक इनका जन्म रहा है। एक अतिशय विख्यात भारतीय थे ये। वे एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे, वक्ता थे, धर्म का पालन करते थे और धर्म विद्या के बारे में आचार्य के रूप में वो जाने जाते थे। कुछ समय पश्चात ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है और अंत में भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद को सुशोभित भी किया गया था इन्हें। और ये आंध्र और बनारस के विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके थे। भारत के बुद्धिजीवियों में राधा कृष्णन का प्रमुख स्थान होता है। तो भारत में अगर कोई बुद्धिजीवियों की बात की जाती है तो उसमें राधा कृष्णन का प्रमुख स्थान होता है। वे शुद्ध शास्त्रीय अर्थ में सामाजिक एवं राजनैतिक
सिद्धांतकार ही नहीं थे बल्कि एक उच्च कोटि के दार्शनिक रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों में अपने विचार को प्रस्तुत किया है। उनके सामाजिक और राजनैतिक विचारों में धर्म और समाज आते हैं, शिक्षा, राजनीति और युद्ध आते हैं, कल्कि और सभ्यता का भविष्य आता है, भारत तथा चीन के बारे में उन्होंने बताया है, और क्या यह शांति है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। इस तरह से उन्होंने अपने मत जो है प्रस्तुत किए थे सामाजिक और राजनैतिक विचार के रूप में। अब देखेंगे कि राधा कृष्णन के चिंतन का तत्वशास्त्रीय आधार क्या रहा है। तो इसमें इन्होंने हिंदू जीवन दर्शन के बारे में बताया है। राधा कृष्णन ने नैतिक जीवन के औचित्य की हिंदुत्व के अनुसार व्याख्या करने पर स्पष्ट रूप से संकल्पना करके अपना बौद्धिक जीवन प्रारंभ किया था, और उन्होंने इस आरोप का खंडन किया है कि हिंदुत्व तत्वशास्त्रीय स्तर पर विरोधियों से ओतप्रोत है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया कि हिंदुत्व की रहस्यवादी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं निश्चित रूप से विश्व और जीवन का निषेध करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू जीवन दर्शन के बारे में अपने मत को प्रस्तुत किया था। फिर इन्होंने परम ब्रह्म और ईश्वर के बारे में अपना मत दिया कि राधा कृष्णन एक आदि आध्यात्मिक, शाश्वत और पूर्ण सत्य को सत्ता में स्वीकार करते थे, और वे ईश्वर और ब्रह्म के प्रत्यात्मक भेद को ही मानते थे। निर्गुण और सगुण ईश्वर का भेद प्राचीन वेदांत ने स्वीकार किया है, और उसका बीज हमें उपनिषदों में भी मिलता है। तो इनका परब्रह्म और ईश्वर में विश्वास था। विश्व का घटना चक्र, इसके बारे में इनका विश्वास था कि चूंकि यहाँ विश्व पर ब्रह्म की शाश्वत, सृजनशील की निहित अगणित संभावनाओं में से एक साक्षात्करण है, इसलिए उसमें जो कुछ हो रहा है उसके मूल में एक देदीप्यमान आध्यात्मिक प्रयोजन विद्यमान है। फिर इन्होंने अंत प्रज्ञा एवं बुद्धि के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने प्रज्ञा वास्तविकता को प्रकट माना है और उसको एक साधन के रूप में विख्यात किया है। अब राधा कृष्णन का राजनैतिक दर्शन क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का आदर्श राजनीति का आध्यात्मिकरण करना था। तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। महात्मा गांधी जी ने गोखले को अपना गुरु गोखले को अपने गुरु मानते थे। राजनीति के नैतिक धर्म के मूल्यों पर समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है इन्होंने। राधा कृष्णन के राजनीतिक विचारों पर गांधीवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। तो गांधी जी के विचारों से ये काफ़ी प्रेरित थे, और इनके जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी धार्मिक था। इसीलिए वे लिखते थे कि राजनीति केवल व्यवहारिक धर्म है। तो राजनीतिक दर्शन में इनका कहना था कि राजनीति केवल व्यवहारिक धर्म है। थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।